तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और ये कहानी उन दिनों की है जब मैं वैभव केस के पास गया हुआ था। ये हमारा एक मशहूर इलाका है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। उन दोनों मेरे साथ कोई नहीं था और मैं अकेला ही घूमने के मोड़ में था, जिस वजह से मैं अकेला ही घूमने के लिए शहरी इलाके की तरफ पहुंचा था। मेरे साथ मेरा फ़ोन और मेरा बैग था और हम तीनों के अलावा कोई भी हमारे आजू बाजू में नहीं था। खासकर मुझे अकेले में वक्त बिताना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैं बहुत देर तक अकेला ही वक्त बिताने की सोचता रहा। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी जगहों से गुजार देती है जहाँ से हम गुजरना नहीं चाहते। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लिखी गई हैं वो हमारे साथ होकर ही रहती हैं। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सुहावना था। इसी बीच में अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके जब वहाँ की छत पर पहुँचा तो मैंने देखा कि मुझे अपने घर की छत के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किराए के इस मकान के अंदर मैंने पहले भी काफ़ी ऐसी चीज़ों को महसूस किया है जो मुझे दिखाई नहीं देती, या फिर यूँ कहें कि वास्तव में उनका अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वो होती हैं। खैर, यही सोचकर अभी मैं इधर उधर टहली रहा था कि तभी मेरे पीछे से किसी की एक आवाज़ आई। आवाज़ को सुनकर एक पल के खातिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस घर में रहते हुए आज मुझे यहाँ 5 दिन बीत गए थे, लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी इस आवाज़ को महसूस ही नहीं किया। इस आवाज़ ने मेरे पूरे शरीर को हिला कर रख दिया था। मेरे पूरे शरीर के अंदर अब डर का खून बहने लगा था। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे ही कोई वहम हुआ है, और यही सोचकर मैं वापस से पलट गया और उसके बाद वहाँ से निकलने लगा। लेकिन जाते जाते अचानक ही फिर एक बार मेरे कानों में वही आवाज़ आई, अरे भाई साहब संभल कर चलिएगा, नीचे गिर जाओगे। दोस्तों, एक अकेला इंसान जो अपनी छत पर खड़ा होकर चारों तरफ के नज़ारे को देख रहा हो, उसे कोई भी नज़र ना आए और फिर अचानक एक आवाज़ उसके पीछे से आ जाए, और वो भी इस तरीके की आवाज़ कि हर किसी को हैरानी में डाल दे। यहाँ पर मेरी भी कुछ इसी तरह की हालत थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात को मेरे घर की छत के ऊपर कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मैं झटपटी पीछे की तरफ मुड़ा तो इस बार मैंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ की जगह एकदम खामोश पड़ी थी। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था और अब तक मेरा पूरा शरीर डर के मारे हताश हो चुका था। मेरी हालत अब लगातार बिगड़ती जा रही थी। सारी चीज़ें मेरी समझ से बाहर हो चुकी थी, और तभी फिर एक बार मेरे कान में किसी की आवाज़ आने लगी। इस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं अपने आजू बाजू में पलटकर देख नहीं सका, और उसके बाद मैंने आओ देखा ना ताओ, और उसके बाद मैं तुरंत ही भागते हुए सीधा कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे के अंदर जाकर मैं कंबल को पकड़कर उसके अंदर सो गया, क्योंकि कंबल के अंदर मुझे डर से मुक्ति मिल रही थी। हालांकि जब भी मेरी कंबल हिलती तो मेरे पूरे शरीर में बिजली सी रौंद जाती। ऐसा लगता ज़रूर कोई मेरे आजू बाजू में है और वो मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि इस घर के अंदर किसी भी भूत का साया है, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। खैर, करीबन आधा पौना घंटा मैं इसी तरह डरा सहमा सोता रहा, लेकिन उसके बाद मैं एक गहरी निंद्रा में चला गया। और उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अब सुबह के 7:30 बजने को आए थे और अब सूरज भी निकल चुका था। यानी कि जिस जगह पर मैं घूमने के लिए आया था मुझे उसे रेगुलर करना था। मैं वापस से उठा और अपने बिस्तर से उठकर अपने आजू बाजू में देखने लगा, पर वहाँ पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अब तक मुझे एक चैन की सांस मिल रही थी कि मैं जिस जगह पर हूँ मैं सही सलामत हूँ, और मुझे अपने आजू बाजू में भी किसी अजीब चीज़ के होने का एहसास नहीं हो रहा। और उसके बाद मैं उठकर फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद मैं अपना बैग उठाकर फिर से घूमने के लिए निकल गया। मैं पार्क के पास बैठा बैठा रात में हुई घटना के बारे में सोच रहा था। तभी मैंने तय कर लिया था कि आज के दिन ही मैं उस घर को छोड़ दूंगा। खैर, कुछ देर तक तो इन बातों ने मेरे दिमाग में डेरा जमाए रखा, लेकिन उसके बाद जैसे ये बातें मेरे दिमाग से निकली तो उसके बाद मैं वापस से अपने घूमने वाले काम में जुट गया।
इधर उधर की चीज़ों को एंजॉय करने लगा। और इसी बीच मेरी मुलाकात मयंक नाम के एक लड़के से हुई। मयंक और मैं हम दोनों यही पढ़ाई को लेकर बातचीत करने लगे और उसके बाद बात इस कदर आगे बढ़ गई कि मैंने रात में हुई इस घटना के बारे में भी मयंक को बता दिया। मेरी बात सुनकर मयंक ने कहा, उस घर में आकर आपने ठीक नहीं किया है और वहाँ की एक काली ताकत आपके पीछे पड़ गई है। अगर आपने जल्दी से उससे अपना पीछा नहीं छुड़वाया तो वो तुम्हारे पूरे शरीर का खून सोख लेगी। उसका कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि जब मैं सुबह उठा था तो मुझे मेरे शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि रात में मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया हो। लेकिन मैं तो पूरे दिन भाग दौड़ करने के बाद आराम ही कर रहा था, फिर मेरा शरीर इस तरह थका हुआ कैसे था, यही चीज़ मेरे दिमाग में बसी हुई थी। फिर एक बार चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था और अब धीरे धीरे सन्नाटा भी वहाँ पर पसरने लगा। तभी मैंने अपने उस नए दोस्त से कहा, भाई मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपको उसके बदले में कुछ पैसे दे दूंगा। लेकिन मयंक ने कहा, भाई साहब पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है और मैंने तो आपको अपना दोस्त माना है, तो आपकी इतनी सहायता तो कर ही सकता हूँ, लेकिन आपको भी एक बात माननी होगी। आप आज के बाद इस इलाके में कभी मत घूमना, क्योंकि ये इलाका देखने में जितना शांत लगता है ये उतना ही खौफनाक और डरावना है। ये तो बात पक्की थी कि मैं पहले से ये समझ गया था कि ये इलाका बहुत ही खौफनाक है, लेकिन अब मुझे किसी भी हालत में इस जगह के लिए उस प्रेत से अपना पीछा छुड़वाना था जिसके बारे में मयंक बता रहा था। मैंने अपने दोस्त मयंक से बात की तो उसने बताया कि यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ एक अघोरी बाबा रहते हैं। अगर वो हमारी थोड़ी बहुत सहायता कर देंगे तो फिर हम उस काली शक्ति से आसानी से बच जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त मयंक से कहा, भाई चलो हम उस अघोरी बाबा के पास ही चलते हैं, क्योंकि अगर ये शक्ति कुछ दिन और मेरे पीछे पड़ी रही तो ये फिर मेरे शरीर का कंकाल बना देगी और मेरा पूरा खून सोख लेगी। इस बार मयंक ने भी मेरी बात को मान लिया और हम दोनों निकल पड़े। मयंक मुझे एक घाटी के पास लेकर गया। वहाँ से थोड़ा और आगे जाते ही मुझे अपने सामने की तरफ एक बेहद ही छोटी सी टपरी नजर आने लगी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई रहता है। तभी मेरे दोस्त मयंक ने कहा, भाई चल इसी के अंदर घुस जा और याद रहे हमें उस अघोरी बाबा की किसी भी बात के ऊपर अपनी नहीं चलानी है। यानी कि जैसे जैसे मुझे मेरा दोस्त मयंक बता रहा था मुझे वैसा ही करना था। मयंक ने बताया कि हमें उस अघोरी बाबा की सारी बातों का पालन करना है और जो वो हमें ज्ञान देंगे हमें उन्हीं बातों को मानकर इन काली शक्तियों से पीछा छुड़वाना है। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने दोस्त मयंक की बात सुनते हुए उससे कहा, ठीक है भाई, अब हमें उस अघोरी बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर हम दोनों उस अघोरी बाबा के सामने जाकर बैठ गए, मगर वो अपनी पूजा में लीन था और कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसके मंत्रों की आवाज़ से ही उस टपरी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ पर बैठते हुए मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। लेकिन उस वक्त मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस बाबा के सामने अपने हाथ जोड़कर बैठा रहा। फिर अचानक से उस बाबा की आँख खुली और आँख के खुलते ही उसने कहा, जिस काली शक्ति ने तुम्हें अपने अंदर जकड़ रखा है वो कोई सामान्य ताकत नहीं है। उससे पीछा छुड़वाने के लिए हमें कुछ टोटकों का पालन करना होगा और अगर हम उन टोटकों को ठीक से नहीं कर पाए तो तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, तुम कभी भी इस मायावी शक्ति से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। दोस्तों, जहाँ पर मायावी शक्ति का नाम आ जाता है वो एक बुरी शक्ति ही होती है। अंधेरा अपनी चरम सीमा के साथ छाया हुआ था। अभी मैं और मयंक उस अघोरी बाबा के सामने अपने हाथ जोड़कर बैठे हुए थे कि तभी उस अघोरी बाबा ने कहा, इस काली शक्ति से पीछा छुड़वाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ उपाय बता सकता हूँ और तुम लोगों की मदद भी कर दूंगा। अगर तुमने इस काम को ढंग से कर लिया तो फिर समझ जाना कि अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फिर तुम्हारा जिंदा बचना असंभव हो जाएगा। अब तो मैंने उस अघोरी बाबा के सामने हाथ जोड़ दिए थे, बस किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था मैं। तो उस अघोरी बाबा ने कहा, बेटा चिंता मत करो, हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन तुम्हें भी हर वक्त इन नियमों का पालन करना है। उसके बाद उस अघोरी बाबा ने बताया कि परसों रात यानी कि पूर्णिमा की रात जब चांद पूरी तरीके से आसमान में हावी होगा तो उस वक्त हम इस काली शक्ति से पीछा छुड़ा सकते हैं। वो एक अच्छा मुहूर्त है और उस दिन काली शक्तियों की ताकत कमजोर हो जाती है।
और उस अघोरी बाबा की बात सुनने के बाद मैंने पूरी तरीके से हाँ कर दी। फिर उसके बाद उसने मेरी कलाई के ऊपर एक ताबीज बांध दिया। तभी उसने बताया कि जब तक ये ताबीज मेरे हाथ में बंधा हुआ है तब तक ये काली शक्तियाँ मेरे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं दे पाएंगी, लेकिन इस ताबीज की शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये तुम्हें ज़िंदगी भर बचा सके। अगर तुम इन काली शक्तियों से पीछा छुड़वाना ही चाहते हो तो तुम्हें परसों की रात को एक टोटका करना होगा। उसके बाद उस अघोरी बाबा ने मुझे कुछ ऐसी चुनिंदा बातें बताई जो आपको आगे पता चल जाएंगी। अब वक्त हो चला था वापस से निकलने का। अघोरी बाबा ने पूरे काम के खातिर हमसे कुछ पैसे भी मांगे थे। उस वक्त मैं कोई भी मोटी रकम खर्च करने को तैयार था, क्योंकि बस मुझे अपनी जान बचानी थी। अब वक्त आने वाला था जिसका हमें इंतजार था। मैं और मयंक भी बेसब्री से इस काली शक्ति से पीछा छुड़ाने का इंतजार कर रहे थे। बस 2 दिन के अंदर ही मयंक मेरा इतना करीबी दोस्त बन गया था कि मैं उससे अपनी हर एक बात शेयर करने लगा। मयंक का स्वभाव मुझे बड़ा अच्छा लगता था और हम दोनों की काफ़ी अच्छी बनती थी। इसी तरह वो दिन आ गया जब हमें अपनी जान पर खेलकर उन काली शक्तियों से पीछा छुड़वाना था। अंधेरी रात में हमने उसी गांव के एक कब्रिस्तान के पास 7 दिए जलाए। वो एक ऐसी जगह थी जहां पर कई सारी काली शक्तियों को दफनाया जाता था, या फिर यूं कहें कि उन ताकतों को कैद किया जाता था। इसी तरह मैं भी पूरी तरीके से तत्पर हो चुका था उस काली शक्ति से पीछा छुड़वाने के लिए, क्योंकि उस तांत्रिक बाबा ने हमें उस कब्रिस्तान के बगल में 7 दिए जलाने का आदेश दिया था। और ये दिए जलाने का काम भी हमें बहुत ही ज़्यादा कठिन लगा, क्योंकि इन दियों को जलाने के लिए हमें शमशान घाट के अंदर की जलती हुई चिता के अंदर से आग लानी पड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। लेकिन पहले पड़ाव को पार करने के बाद अब वक्त आ चुका था उस समय का जब खौफ की सारी हदें पार होने वाली थी। जब मुझे पता चला कि अब मुझे हवन में शामिल होना है तो उन तांत्रिक बाबा ने मुझे अपने सामने बैठा लिया और उसके बाद मेरे ऊपर कुछ झाड़ फूक सा करने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त मुझे चक्कर आ रहे थे। मेरा शरीर बहुत ही भारी हो गया था। तभी उस तांत्रिक बाबा के पेट में कुछ घुस गया और जैसे वो नीचे गिरा तो मेरी जोर से चीख निकल गई। मैंने देखा कि तांत्रिक बाबा मर चुका है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी खून से लहूलुहान हो गई थी। मेरे मुंह से कोई भी लफ्ज बाहर नहीं निकल पा रहा था। और तभी किसी ने मेरी आंख के ऊपर पानी छिड़क दिया और पानी के छिड़कते ही मेरी आंख एकदम से खुल गई। तभी मैंने देखा कि मैं अभी भी सही सलामत था और मयंक के घर के अंदर लेटा हुआ था। अपने आप को मयंक के घर में पाकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी। लेकिन फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो मेरा एक बहुत ही भयानक सपना था जो अब पूरा हो चुका है। एक भयानक और डरावने सपने ने मेरे पूरे शरीर को थर-थर कँपकँपा दिया था। सारी चीज़ें असमंजस में थी। तभी मैंने पूरी घटना अपने दोस्त मयंक को बताई। तो मयंक ने बताया कि तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल का जो हवन होगा वो कोई नॉर्मल हवन नहीं होगा। उसके अंदर कोई भी काली ताकत प्रवेश नहीं कर सकती। साथ ही उसने बताया कि इस हवन के अंदर सिर्फ वही तांत्रिक बाबा नहीं बल्कि उसके बहुत सारे लोग रहेंगे जो कि काली शक्तियों को भगाने का काम करते हैं। यानी कि कल पूर्णिमा की रात को काली शक्तियों की ताकतें कम हो जाएंगी और उनकी एक ना चलेगी। खैर, अब मयंक की बातों को सुनकर मेरे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत आ रही थी, लेकिन उसके साथ ही मुझे डर भी लग रहा था। अब दोस्तों, इसी तरह दूसरा दिन भी बीत गया और दूसरे दिन के बीतने के साथ ही शरीर के अंदर बेचैनी बढ़ती जाने लगी। उसके बाद मयंक ने बताया कि अब हमें उस जगह पर चलकर उस काम को शुरू कर देना चाहिए जिसके लिए हमें चेताया गया था। मयंक की बातों को मानकर मैं उस कब्रिस्तान के बगल से सटे एक भवन की तरफ चल पड़ा। वो भवन दिखने में काफ़ी ज़्यादा पुराना था, जिसके अंदर अब कोई नहीं रहता था। किसी खंडर की तरह पड़े उस भवन के अंदर इतना ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ होता था कि हर कोई उस भवन के अंदर अपने कदम पटकने से डर जाता था। मेरी भी यही दशा हो रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस भवन को दूर से देखने से ही मेरे अंदर मुझे एक अजीब सी घबराहट का एहसास हो रहा था। लेकिन किसी तरह मैं और मेरे दोस्त हम दोनों उस भवन के अंदर पहुंचे और दिया जलाने का काम करने लगे। हालांकि सपने में तो मुझे याद आया था कि वो एक गलत फहमी थी,
क्योंकि हमें तो नॉर्मल आग जलाने का काम करना था। फिर हमने उस भवन के अंदर दिए जला दिए। रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास तांत्रिक बाबा भवन में आने वाले थे, तो अब हमें बस उन्हीं का इंतजार था। शाम के तकरीबन 7 बजे वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। ये वही लोग हैं जो हमारी सहायता करने वाले हैं। उनके रंग भेद से भी ऐसा ही लग रहा था कि वो कोई तांत्रिक के समानी बाबा है। उसके बाद हम सभी भवन के अंदर चले गए और वो कुछ ऐसा करने लगे जिससे काली शक्तियां इधर आमंत्रित होती हो। उन्होंने कुछ मांस के टुकड़ों को उस भवन की दीवारों के ऊपर रख दिया और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे। फिर कुछ देर के बाद ही वहां पर बहुत ही तेज हवाएं चलने लगी। हवाएं इतनी जोर की थी कि एक पल के खातिर तो मेरी आंखें बंद होने लगी थी। और फिर उसके बाद उस भवन के ऊपर काले काले बादल मंडराने लगे थे। मैं समझ गया था कि मैंने उस घर में रुककर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। सस्ते घर की वजह से मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। उसके बाद वो सभी कुछ मंत्र पढ़ने लगे, जिसके साथ ही वहां पर वो मैन तांत्रिक बाबा भी आ गए जिनसे हमने मदद मांगी थी। उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर रौनक आ गई, क्योंकि हमें कब से उन्हीं का इंतजार था। जैसे वो अपनी लकड़ी लेकर उस भवन में पहुंचे तो उसके साथ ही उस भवन के अंदर लगी इक्की दुक्की लाइट भी फ्लिप करने लगी। मैं और मैंक अब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि हमारा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। और अब आगे जो होने वाला था उसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था, क्योंकि उस अघोरी बाबा के आने के बाद कुछ देर के अंदर ही उस भवन के अंदर हल्का हल्का पानी आने लगा। पानी इस तरह से बढ़ रहा था जैसा कि अब कुछ देर के अंदर ही वहां पर बाढ़ आ जाएगी। मैंने उस अघोरी बाबा से कहा तो उसने बताया कि ये पानी इस घेरे को नहीं छू सकता, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है, बल्कि काली शक्तियों के आने का पहला संकेत है। धीरे धीरे अब वो पानी इस भवन के अंदर घुसता जा रहा था। तभी तांत्रिक बाबा ने बताया कि अब प्रेत शक्तियां भवन के अंदर आने लगी हैं। दोस्तों, ये सुनकर तो मैं और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया, क्योंकि उसके बाद वो पानी लगातार उस भवन के अंदर आता गया और उसके साथ ही मेरे अंदर डर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। फिर कुछ देर के बाद उस पानी ने उस भवन को पूरी तरह से अपने लपेटे में ले लिया था और अब मैं भी नर्वस हो चुका था, क्योंकि अब काली शक्तियां उस भवन के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। उसके बाद वही हुआ जिसका हम सभी को डर था। उन काली शक्तियों की चीखने और चिल्लाने की आवाज ने उस पूरे भवन को हिलाकर रख दिया। मेरा पूरा का पूरा शरीर डर के मारे थर थर कांपने लगा और साथ ही मैं बेसुध हो चुका था। अचानक ही पता नहीं मुझे क्या होने लगा कि मेरे पूरे शरीर के अंदर एक हलचल सी होने लगी और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने शरीर का पूरा कंट्रोल खो दिया है। मैं अपने हाथ को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा हाथ लगातार मेरे सर को पीटने की गुहार लगा रहा था। अब मेरे हाथों से भी मेरा कंट्रोल खो गया था। मैं खुद को ही जोर जोर से पीटने लगा और अब मुझे मेरे शरीर के अंदर दर्द का एहसास भी हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं खुद को खुद से ही मार खाते हुए देखता जा रहा था और कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी उस तांत्रिक बाबा ने मुझे उस घेरे के अंदर खींचते हुए सबसे अंदर वाले घेरे के अंदर बैठा लिया और फिर मेरे ऊपर मिर्ची का पाउडर फेंक दिया। मिर्ची का पाउडर फेंकते ही मुझे बहुत ही तेज जलन हुई। ये जलन मेरे साथ साथ किसी और को भी महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरे इस शरीर के अंदर से मुझे एक अजीब सी आवाज का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये आवाज मेरी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये आवाज इतनी ज्यादा भारी थी कि मैं उसे सुनकर खुद डर रहा था। फिर उसके बाद उस तांत्रिक बाबा ने एक बार फिर मेरे ऊपर एक और पाउडर फेंक दिया। शायद वो मंत्रित हुआ कोई पाउडर जैसा कुछ था, जिससे मेरी आंख में बहुत तेज जलन हुई और इस बार मेरी आंख भी बंद हो गई। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन जब दोबारा मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने देखा कि मैं उसी घेरे के अंदर लेटा हुआ था और अब वो तांत्रिक बाबा मृत अवस्था में मेरे सामने पड़े थे। ये देखकर मैं पूरा हिल गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तांत्रिक बाबा को क्या हुआ। और तभी मैंने देखा कि उस घेरे के दूसरे छोर पर खड़ा मयंक रो रहा था। मयंक को रोता हुआ देखकर मैं जल्दी से उठा और उसके पास पहुंचा। जैसे मैं उसके पास गया तो उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए मुझे पीछे की तरफ देखने को कहा और फिर मैंने जैसे पीछे पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई,
क्योंकि मैंने देखा कि मुझे नीचे की तरफ मयंक की लाश पड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कैसे हुआ। फिर मुझे लगा कि अब मुझे भी तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, क्या पता कोई अनहोनी मेरे साथ भी ना घट जाए। तभी मैंने भगवान का नाम लिया और आओ देखा ना ताओ और झट से भागने लगा, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। मैंने जैसे उस घेरे को पार करने की कोशिश की, वैसे ही मेरे पांव किसी दलदल जैसी चीज के अंदर घुसने लगे थे और मौके पर ही मैंने अपने पैरों को वापस से मोड़ लिया। उस समय मैं सही सलामत तो बच गया था, लेकिन अब अंदर अंदर घुटन होने लगी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आज रात यहीं पर रुककर आज का समय गवा देता हूँ, क्या पता सुबह होने पर मैं जिंदा बच जाऊं। इसलिए मैं फिर से वापस से उस घेरे के अंदर बैठ गया। अभी मैं उस घेरे के अंदर बैठा बैठा ये सोच रहा था कि मैं अब अपनी जान कैसे बचाऊंगा। तभी पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे सर में मुझे काफी ज्यादा भारीपन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे बहुत जोर से मारा है। मैं अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया और अब मेरा सर इतना ज्यादा भारी हो गया था कि मेरी आंखें बंद होने लगी। दोस्तों 10 मिनट तक मैं इसी तरह तड़पता रहा और फिर उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद दोबारा जब मैंने अपनी आंख खोली तो इस बार मैंने देखा कि वो साधु बाबा और मयंक मुझे उस घेरे के अंदर नजर आ रहे थे और उनकी हालत तो बिल्कुल सही थी, लेकिन मैंने जो रात में देखा था वो क्या था। अभी यही सब बात मेरे दिमाग में खटक रही थी कि तभी उस साधु बाबा ने कहा, बेटा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हवन में बैठने के बाद आपके साथ ऐसा जरूर होता है कि आप गहरे ध्यान में चले जाएं कि आपने सब कुछ खो दिया है और उसी गलती में आप कुछ गलत कर बैठते हो, लेकिन आपने तो सब कुछ सही किया, जिस वजह से ये टोटका सही तरीके से पूरा हो गया। और हाँ, अब उस काली शक्ति ने भी आपका पीछा छोड़ दिया है। अब आप और आपका शरीर एकदम सही सलामत है। दोस्तों ये सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद मैंने उस साधु बाबा को सत सत प्रणाम किया और उसके बाद उसे कुछ गिने चुने पैसे देकर तुरंत ही मैं वहां से निकल गया। दोस्तों ये मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक घटना थी जब मैंने घूमते समय एक घेरे को किराए पर ले लिया था, जिसका हर महीने का किराया काफी कम होता था। हालांकि मुझे वहां रहना नहीं था, लेकिन मैंने गलती बस इतनी कर दी कि मैंने उस घर की छत पर जाने की हिम्मत दिखाई थी। कहते हैं उस घर की छत के ऊपर जाने के बाद इंसान कभी खुश नहीं रहता और वो प्रेत उसका सारा का सारा खून चूस लेता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।